हेलो। हे आदि। हेलो हेलो हेलो। कैसे हेलो। हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भैया, आप बताइए। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आपने सबको प्राउड फील करवा दिया है। 99.2%। सबसे हम्म। पहले 99.2% आपके, मतलब आपके 496 आउट ऑफ 500। मेरे थे इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन। वो मेरा स्किल सब्जेक्ट था। मतलब मेन सब्जेक्ट्स आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी प्लस इंग्लिश। यस। ठीक है, परफेक्ट। ओके, और आप हमारे लाइव 1.0 में भी थे, अभी आप योद्धा बैच में भी हैं, और फ्री यस। मटेरियल तो आपने यूज़ किया ही हुआ है। ओके, परफेक्ट ये। परफेक्ट। ठीक है, सो बेसिकली अप्रोक्स 20-25 मिनट्स का इंटरव्यू होगा। मैं चाहूँगा आप खुल के शेयर करें, आपने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या किया। ट्रस्ट भी व्हेन आई से, बस मुझे एक ही मैसेज रिसीव हो रहा है पिछले 2 दिन से कि आदि भैया का और बाकी टॉपर्स का इंटरव्यू लाया जाए और हमें बताया जाए कि भाई कैसे हम भी उनकी तरह टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आदि शुरुआत करते हैं सबसे मेन क्वेश्चन के साथ कि जर्नी के बारे में बताइए। जब रिजल्ट आया, क्या फीलिंग थी? आपने एक्सपेक्ट करा था, नहीं करा था? 11 12 सब कुछ बताइए। तो भैया अभी रिजल्ट के टाइम पे मतलब बहुत रूमर्स उड़ रहे थे 11 को आने वाला है, 12 को। तो जब से ही माइंड में थोड़ा था, दोस्तों के बार बार कॉल आते कि अब आ रहा है, अब आ रहा है। बट 13 को जब फाइनली आया, जब मैं तो सो रहा था हम्म। ऑनेस्टली। आई वॉज स्लीपिंग। और अचानक से एक दोस्त का आता है, तो बहुत ही पैनिक क्रिएट हुआ शुरू में, क्योंकि सीबीएसई की साइट पे लाइव नहीं हुआ था, बट डिजी लॉकर और हाँ इन जी। पे हो गया था। तो व्हेन आई चेक, मेरे दोस्त का पहले उसने मेरे को फोन किया, तो उसने बताया कि उसकी 96 आई है साइंस में। तो जब मैंने मेरा चेक किया, तो मैं आई वॉज शेकिंग। बट व्हेन आई चेक्ड, होपफुली बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आई स्कोर 99.2। घर में एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। माय मदर वाज देयर, शी स्टार्टेड क्राइंग as soon as my result came. So that was a moment which I would never be tired to see again. I want to see it again. But yeah. मुझे गूस बम्स आ गए। बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो अच्छा तो लगता है यार जब भी रिजल्ट आता है और घर में खुशी होती है। आदि आप पहले से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लाइक 10th में, 11th में, या ये धीरे धीरे प्रोसेस रहा है? नहीं, स्टार्टिंग मेरी स्कूल लाइफ की, आई वाज एवरेज स्टूडेंट, हम्म। 70 75 अच्छा। 80% आई यूज्ड टू स्कोर। बट स्लोली आई थिंक I moved slowly towards excellence. It was in ninth when I first time scored 85%, 85, 86%. Then in 10th, I scored 97%. So उसके बाद फिर 11th एंड 12th बहुत अच्छे गए। 11th में I scored 95 and then this 12th 99%, which I cannot believe. बढ़िया बढ़िया। लाइक अगर आपको बताना हो तो बस हुआ ये कि रिजल्ट आया, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार बस अब कभी भी आ सकता है रिजल्ट, और एकदम से मैसेजेस आना चालू हुए। हमारे जो बैचेस रहते हैं उसमें प्रीमियम ग्रुप हैं, आप भी हो पार्ट, और फिर आपका मैसेज आता है वहाँ पे कि मैं सबको बताना चाहता हूँ मैंने Yes. 99.2% स्कोर किया है। इतना प्राउड मोमेंट था, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए। आपको मालूम है टीटीबी कम्युनिटी कितनी जुड़ी हुई है Yes. आपस में। Yes. तो सब इतने Yes. खुश थे, मुझे व्हाट्सएप पे लिटरली मैसेज आ रहे हैं, भैया आदि का मैसेज चेक करिए, उन्होंने 99.2 स्कोर किया हुआ है। फिर आपके बाद भाई आदम का मैसेज आता है 99.6%, आयुषी का आता है 99%, और फिर तो 98% की तो लाइन लग गई पूरी उसमें। तो वो इतनी खुशी का एक मोमेंट था, मैंने तुरंत फिर आपसे कनेक्ट करा। और आज वही यार पूरी जर्नी हम देखते हैं। आदि सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जब आप 11th में आए और फिर आप 12th में आए, तो आपने अपनी शुरुआत कैसे करी? आपका इंटरव्यू बहुत स्टार्टिंग में आने वाला है चैनल पे, मतलब नया सेशन अभी चालू हुआ है। तो आपकी Yes. क्या Yes. अप्रोच थी 11th में, 12th में, कैसे आपने अपनी शुरुआत करी थी? 11th में तो शुरू से आई, मतलब शुरू में तो आई वॉज वेरी चिल, क्योंकि हम्म। 10th अभी बोर्ड्स खत्म होते हैं। तो उसके बाद आई थिंक यू शुड टेक अ ब्रेक हाँ थोड़े हाँ। टाइम के लिए। आफ्टर समर वेकेशंस थोड़ा थोड़ा मैंने चालू किया था। 11th में आई वॉज नॉट एनरोल्ड इन टू एनी बैच। हम्म। 11th में मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो से प्रिपेयर किया है। ज्योग्राफी अर्चा दीदी बहुत हम्म। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने उनसे ही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में देखता था। थोड़ा हम्म। थोड़ा रोज स्कूल के बाद आके जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है उसको मैं वापस एक बार लाइव क्लास से समझता था। एंड 11th में आई थिंक इतना प्रेशर नहीं होता बच्चों पे। 12th में आई बिलीव स्टार्टिंग में अगर कोई स्टार्टिंग से चालू कर दे, तो 98 99 97 एटलीस्ट ह्यूमैनिटीज में
इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। हम्म अगर शुरू से कोई आंसर राइटिंग पीवाईक्यूज देख रहा है, क्वेश्चन चैप्टर के डन करते ही, और नोट्स पढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली रिवाइज कर रहा है, एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी को बार 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 पढ़ रहा है, तो दिस इज नॉट अ स्कोर विच इज डिफिकल्ट। परफेक्ट। आप योद्धा बैचेस में भी हैं, बट सीयूटी के क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, पहले मैं 12th को कवर करना चाहूंगा। तो 12th में आप मुझे बताइए, आप रेगुलर स्कूल जाते थे? यस। हाँ, तो फिर आपकी, जैसे मैं बोलता हूँ आप 12th में हैं, आप रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं, तो आपका अप्रोच क्या रहता था? दिन भर में कितनी पढ़ाई करना, कोई टाइम टेबल फॉलो करना, कितने चैप्टर, कैसे किया आपने अप्रोच अपना ही पूरे साल भर? यस, तो शुरू में तो आई वाज रिलैक्स्ड इन हम्म 12th। आफ्टर समर वेकेशंस आई थिंक मैंने मेरी डेडिकेटेड पढ़ाई हम्म आई स्टार्टेड इन सितंबर, क्योंकि उस समय हाफ ईयरली का टाइम होता है। बट आई एनरोल्ड इनटू द बैच वेरी अर्ली, आई हम्म थिंक इन अप्रैल आई मस्ट हैव एनरोल्ड, but I did not use it to study. But when I started in August, September, हम्म तो मैं एक एक चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ता था। और बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, वो एनसीईआरटी को उठाएंगे और हम्म बस रैंडमली पढ़ने लग जाएंगे, दिस इज चैप्टर 1। वो एक मेरे हिसाब से फर्स्टली दे शुड गेट अ माइंड मैप, हम्म चैप्टर की हेडिंग दे शुड रीड, व्हाट आर द टॉपिक्स, क्या क्या उनको पढ़ने हैं। उनको अगर पहले से अगर आइडिया होगा तो दे विल बी बेटर, दे विल बेटर ऑर्गेनाइज देयर दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में बहुत इंफॉर्मेशन होती है। हम्म तो अगर इस इंफॉर्मेशन को आप सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करके याद करें तो काफी आसान होता है, रादर कि आप बस चैप्टर बुक उठाई और पढ़ने लग गए। और आपने यस। नोट्स की बात करी, आई मीन आपने एनसीईआरटी की बात करी। अब एनसीईआरटी के अलावा फिर आप क्या नोट्स वगैरह भी बनाते थे, रिसोर्सेस वगैरह क्या फॉलो करते थे? नोट्स मैंने एक भी नहीं बनाए। हम्म मैंने आपके जो प्रीमियम नोट्स थे अच्छा, उनको ही ठीक है। फॉलो किया है। हम्म हम्म। और एनीथिंग अ, जो भी नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, लाइक फिर क्वेश्चन आंसर वगैरह और ये सारी चीज़ें, रिवीजन वगैरह के लिए आप क्या रिसोर्सेस यूज़ करते थे? uh, मैंने पीवाईक्यूज को फॉलो किया हम्म था जो सीबीएसई के हैं। हम्म सैम्पल पेपर्स में मैंने इतना टाइम नहीं दिया था, हम्म क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर्स को इसलिए नहीं देखा, क्योंकि जब ऑलरेडी इतना सारा पीवाईक्यूज हैं हम्म तो ऑलरेडी आप उनको फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा। अगर वो हो जाते हैं, वो वैसे मुश्किल ही हो पाते हैं, बहुत ही कम हम्म बच्चे पूरे कर पाएंगे पीवाईक्यूज भी लास्ट 5 ईयर 6 ईयर। तो अगर वो हो पाते हैं तो यू कैन मूव इनटू सैम्पल पेपर। चैनल पर ये दूसरे टॉपर आए हैं जिन्होंने ये बोला है कि मैंने नोट्स ही नहीं बनाए थे, बट आपने नोट्स यूज़ किए हुए हैं। बात मतलब ये है कि सही तरीके से पढ़ो, अब चाहे वो आप खुद कर रहे हो कहीं और से कर रहे हो, बट हम्म। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपने टच किया कि एनसीईआरटी कर रहे हो तो ढंग से करो, वरना मत करो। ये मत करो कि बस यार एक चैप्टर करना है तो बस कुछ भी कर लिया। अच्छा, आपकी लाइफ में आदि कंसिस्टेंसी का क्या रोल था? आप कंसिस्टेंट थे, मतलब चलो सितंबर से ही पकड़ लेते हैं, ऐसा हम्म। होता था कि 2 दिन निकल गए पढ़ाई नहीं करी, या फिर आप रेगुलरली पढ़ाई करते थे? नहीं नहीं, ऐसा तो आई डोंट थिंक कोई होता होगा जिसके बीच में से गैप डेज नहीं आते होंगे। बट मोस्टली मैं रहता था, आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। बट ये नहीं था कि इफ आई मिस डे, अगर मैं, ये कई बच्चों का क्या होता है, अगर वो एक दिन मिस कर जाते हैं हम्म तो वो क्या करते हैं, उनको गिल्ट हो जाता है, हाँ फिर वो हाँ एक हफ्ता कुछ नहीं पढ़ेंगे। हाँ तो मैं ये करता था कि एक हो गया ठीक है, गिल्ट मत लाओ, एक दिन और ब्रेक ले लिया एंड देन स्टार्ट कर दो वापस से। तो समझ इससे गया। काफी हेल्प होती थी, तो टाइम वेस्ट नहीं होता था उससे। अच्छा, बच्चों को आदि एक प्रॉब्लम और होती है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि व्हेन इट इज इनफ, मतलब कि भाई हमने पढ़ तो लिया, बट वो फील नहीं आ रहा, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वो हम्म। सबके साथ होता है। तो आप वो फुल स्टॉप कैसे लगाते थे कि भाई अब हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं? ये मैं बताना चाहूंगा, बोर्ड जिस दिन आप देने जाओगे हम्म उस दिन तक भी आपको लगेगा कि दिस इज नॉट इनफ। हम्म बट अगर आपने एनसीईआरटीज को थॉरली पढ़ा है तो आपको अपने आप वो याद रहेगा एंड यू विल बी एबल टू राइट। और पेपर के थोड़े दिन गैप डेज, स्टार्टिंग इन दिसंबर यू मस्ट स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आंसर, कोई भी एक आंसर लिख ले तो मोस्ट प्रोबेबली आप फिर वो भूलते नहीं हो हम्म 2 3 4 5 महीने। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आती है, आई थिंक आप भी अग्री करेंगे, मेरा पर्सनली ये मानना है कि 95% से लेके 100% के बीच में जितने बच्चे आते हैं वो सब सेम रहते हैं। हल्का सा यस। मतलब फिर से बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन 95 के ऊपर आने के लिए एक एक्स्ट्रा पुश लगता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप 95 प्लस नहीं ला पाओगे, आप 90 91 में अटकोगे। और वो एक्स्ट्रा पुश यही होता है कि भाई जिससे आपके एमसीक्यूज गलत नहीं जा रहे, आपके क्वेश्चन आंसर गलत नहीं जा रहे। तो इसमें आपने क्या रोल प्ले किया, मतलब कि आपने एमसीक्यूज को कैसे स्ट्रॉन्ग किया, रिवीजन कितनी बार किया, कैसे किया, जिससे मतलब आखिरी में एग्जाम में आपको ये नहीं हुआ कि आप भूल गए चीजें?
एमसीक्यूज को वही मैंने पीवाईक्यूज किए थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स में उठाता था। अगर कुछ नहीं आता था मैं पूरा ही एक साथ देखता था क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं ऑफिशियल मार्किंग स्कीम में जाके उसको देखता था, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के पॉइंट्स ही होते हैं और पेज नंबर के साथ। तो वही देखता था मैं। और फिर एज पर सेकंड जो आपने कहा कि एमसीक्यूज के बाद व्हाट आई डिड, मैंने कभी भी ऐसे रिवीजन के लिए आई नेवर, मैंने एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ा। एनसीईआरटी को बार बार, अगर मैं कम टाइम था तो आई जस्ट यूज टू रेफर टू योर नोट्स, क्योंकि वो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया, एक एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती है। तो यही ले दे के बात आ रही है, आपने कोई भी मटेरियल यूज किया वो एनसीईआरटी बेस्ड किया आपने, मतलब एनसीईआरटी को आपने आखिरी तक नहीं छोड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं सारे टॉपर से पूछता हूँ, आप 11 से कनेक्टेड हैं, क्या आप भी स्ट्रेटेजी वीडियोस वगैरह देखते थे कि भाई रोड मैप वीडियोस आ रही हैं या कोई स्ट्रेटेजी वीडियोस आ रही है, या इन सब पे आपका इतना कभी फोकस नहीं था? नहीं नहीं, मैं देखता था भैया। मैं कई बार चैलेंज भी लेता था, वो आपके हाँ मंथ हाँ वाइज चैलेंज आते थे। हाँ। यस, तो मैं कमेंट में कई बार लिखता था कि आई विल डू इट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है, कई बार फॉलो नहीं होता था, बट ऐसा नहीं है कि आप कई बच्चे क्या करते हैं, एक दिन उनका फॉलो नहीं हुआ वही वो फिर से छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं था मेरे, अगर 2 दिन नहीं हुए, कुछ काम आ गया तो ठीक है, 2 दिन बाद वापस चैलेंज चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जितने टॉपर्स रहते हैं वो बहुत हम्बल रहते हैं इस चीज़ को लेके, वो हर स्ट्रेटेजी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन वो बच्चे जो पढ़ने में भी इतने अच्छे नहीं, वो स्किप कर देते हैं, उनको लगता है "हाँ, हम खुद कर लेंगे"। आपको थोड़ा सा मतलब अपने आप को पुश करते रहना चाहिए। अब आदि बहुत ज़्यादा मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि चैनल पर ऑलरेडी 10-15 वीडियो सारे टॉपर्स की हैं कि उन्होंने फुल कैसे स्कोर किया। मैं आपका माइंडसेट जानना चाहता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताइए कि जब आपके एग्जाम्स एकदम पास आ जाते थे, चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, उस समय आपकी अप्रोच में आप क्या चेंज लेकर आते थे? कितने घंटे क्या पढ़ते थे आप? क्या मतलब एक चेंज आता था आपकी लाइफ में? मेरा ऐसे नहीं होता था कि कितने घंटे पढ़ना है, हुँ, मैं एक टारगेट लेके चलता था हुँ, कि ओके, मेरे को आज हिस्ट्री की पहली वाली बुक कंप्लीट करनी है। हुँ, तो वो मेरी कंप्लीट हो रही है अगर, तो इट इज ओके। अगर वो मेरी 4 घंटे में हो जा रही है तो दैट इज फाइन। अगर उसमें 8 घंटा लग जा रहा है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, करना है वो हुँ। कंप्लीट। मतलब गोल के पीछे काम पेपर कर के रहे हो आप। पेपर के टाइम पे यही बस, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करते रहोगे और पीवाईक्यूज को अगर करते रहोगे, तो यू विल नॉट फॉरगेट। आपको बार बार उन चीज को रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, कभी भी बीच में चलते चलते मेरे दोस्त से मैं बात करता था तो ही वुड आस्क मी अ क्वेश्चन, तो अचानक से रिकॉल हो जाता था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। आदि मेरी आवाज़ वगैरह तो एकदम क्लियर आ रही है, आपको कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है? यस। हाँ। अच्छा, अब एक और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ह्यूमैनिटीज़ में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हालाँकि इस पे आपने बात करी, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ सब होता है बट लिख नहीं पाते उसको अच्छे से। फ्लो चार्ट बनाना, सब हेडिंग बनाना, तो उसके लिए आपने आंसर राइटिंग के लिए क्या स्पेसिफिकली किया हुआ था? आंसर राइटिंग मेरे लिए ऐसा, कई बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। हुँ, मेरे को थैंकफुली मेरे को शुरू से ही आंसर हुँ, राइटिंग में अच्छा था, तो मेरे को इतना टाइम नहीं देना पड़ा। बट अगर आपकी आंसर राइटिंग वीक है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप 11th या 12th की स्टार्टिंग से ही, मतलब आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक का पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाइए एंड यू ट्राई टू राइट इट। जितने भी मार्क्स का वो दे रखा है, 8 मार्क्स का विद फ्लो चार्ट्स, फिर देखिए आपको टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि एक पेपर में आपको यू हैव टू राइट 8 मिनट का आंसर, 8 मार्क्स का आंसर इन हुँ। 10 मिनट्स, 12 मिनट्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रैक्टिस करना प्रॉपर पड़ेगी। स्ट्रक्चर ट्राई करिए कि रखिए आप आंसर में। और सारे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, आपको वेबसाइट पे आंसर राइटिंग का एकदम फ्री कोर्स भी मिल जाएगा, उसको ज़रूर से फॉलो करिए और बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। आदि अब थोड़ा मेंटल हेल्थ की तरफ भी आते हैं। लाइक ये सबके दिमाग में रहता है टॉपर्स को तो कोई स्ट्रेस प्रेशर नहीं होता, बट ये सरासर गलत है। सबसे ज़्यादा प्रेशर मेरे हिसाब से टॉपर्स झेलते हैं आज के टाइम पे। तो कभी अगर आपको एंजाइटी होती थी या नेगेटिव थॉट्स या बहुत प्रेशर, तो आप इन चीज़ों से कैसे डील करते थे? स्ट्रेस अगर आपको कभी भी हो रहा है तो साइकोलॉजी में एक चैप्टर है, कोपिंग विद स्ट्रेस। हुँ, तो दैट, बट ऐसे नॉर्मल मेथड्स आप पेरेंट्स से बात करिए, अपने दोस्त इस एज में, आई बिलीव दोस्तों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्ले करने को। ट्राई टू हैव गुड फ्रेंड्स जो आपको सपोर्ट करें। ऐसे नहीं कि मैं आगे निकल गया कोर्स में तेरे से, और ऐसे जो थोड़ा आपको नीचा दिखाएं। ट्राई टू हैव सपोर्टिव फ्रेंड्स। थैंकफुली मेरे पास हैं वो सपोर्टिव फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो आपकी हॉबीज
होंगी, हम्म। तो उनको ट्राई करिए। जैसे मेरे को अगर कोई भी प्रेशर होता था, मैं आई वुड गो आउट, बैडमिंटन का मैच खेल लिया, आई वुड प्ले चेस अगर रात हो रही है या कुछ, या फिर यूट्यूब पे आप एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। परफेक्ट। आपके आदि जो मेन सब्जेक्ट्स थे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, राइट? तो और इंग्लिश, आप इनमें अगर बहुत शॉर्ट में कुछ कुछ आपको जो डिफिकल्टीज फेस आपने करी, या कुछ अगर आप एडवाइस देना चाहो इन सब्जेक्ट्स में। हिस्ट्री में आई वुड से डेट्स ज्यादा हैं, तो हम्म। आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना पड़ेगा। वो हम्म। पीछे की टाइमलाइन से भी आजकल क्वेश्चन आ जा रहे हैं बोर्ड्स में। पहले हम्म। इतना वो नहीं था, हम्म। सीयूईटी में आते थे, बट अब वो टाइमलाइंस भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ज्योग्राफी में आप अगर मैप से ट्राई करें समझने की, हम्म। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हम्म। कि आप मैप को यूज करके करें तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योग्राफी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो मेरे को इजी लगता था, हम्म। बिकॉज जिसकी अच्छी विजुअलाइजिंग पावर होगी, हम्म। ही और शी विल बी एबल टू डू ज्योग्राफी। देन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का आपको अंडरस्टैंड तो करना ही पड़ेगा। बिना अंडरस्टैंडिंग के यू विल नॉट बी एबल टू, रट्टा नहीं मार सकते आप हम्म। साइकोलॉजी को। एंड साइकोलॉजी का कोर्स भी काफी कम है, तो हम्म। आई डोंट थिंक इतना प्रेशर बच्चों पे पड़ता है साइकोलॉजी का। इकोनॉमिक्स में यू विल हैव टू प्रैक्टिस मैक्रो इकोनॉमिक्स, न्यूमेरिकल्स आपको करने ही पड़ेंगे, उसका कोई सेकंड चॉइस नहीं है आपके पास। हम्म। आईआईडी में आई बिलीव ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को थोड़ा बेनिफिट मिलता है आईआईडी में, क्योंकि उनको इतना सारा डेटा करने याद करने की आदत होती है। तो मैक्रो आईआईडी इज नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड एज पर इंग्लिश यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स, क्योंकि आजकल सीबीएसई इज आस्किंग योर ओपिनियन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, व्हाट इज द टोन, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन। सो आप जब तक अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाओगे अगर किसी चैप्टर की, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। परफेक्ट। मैं सारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि अभी आदि के सीयूटी एग्जाम ओवर नहीं हुए हैं, उसके बाद भी उन्होंने बीच में टाइम निकाला हुआ है। तो आदि, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आखिरी के 2-3 क्वेश्चन। आप हमारी योद्धा बैच के भी एक योद्धा हैं, तो सीयूटी की बात करना भी ज़रूरी है। तो बताइए यार, सीयूटी में अगर आप शॉर्ट में बताना चाहें कि जो बच्चे भी 12th में आ चुके हैं, उन्हें क्या अप्रोच रखना चाहिए सीयूटी के लिए, जिससे वो भी अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाएँ? सीयूईटी के लिए भैया आई फील बच्चों को डोमेन्स जो भी हैं उनकी पहले बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर हुँ। लेनी चाहिए। बोर्ड्स का कोर्स ही सिमिलर होता है, सीयूईटी में सेम कोर्स आता है। कुछ एक आध टॉपिक हुँ। अगर जुड़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो अभी इतनी टेंशन ना ले, उसको बोर्ड्स के बाद 1-1.5 महीना मिलता है प्रॉपरली जब आपकी तैयारी हो जाएगी। अभी आप बोर्ड्स पे फोकस करिए। एज पर इंग्लिश आई वुड सजेस्ट, मैंने नहीं किया, बट 12th की स्टार्टिंग से ही आप एक एक दो दो वर्ड्स अगर याद कर सकें तो बहुत हेल्पफुल होगा आपको आगे जाके, हुँ। क्योंकि आप बच्चों से 1000 वर्ड आगे हो जाओगे। अराउंड हुँ। अगर आप दो दो तीन तीन भी करोगे हर दिन, तो 1000 वर्ड्स इज अ लॉट। वोकैबुलरी पे स्टार्टिंग से ध्यान देना। इंग्लिश की प्रैक्टिस, सही बात है, स्टार्टिंग से करो तो फ्यूचर में भी मदद करती ही करती है। ये आखिरी के यस। 2 क्वेश्चन है। आदि, सबसे पहला क्वेश्चन अब मेरा आपसे ये है कि जो बच्चे अब 12th में आ गए, 11th में आ गए, ह्यूमैनिटीज़ से प्यार करते हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने क्यों ह्यूमैनिटीज़ लिया हुआ था? क्या रीज़न है इसके पीछे? ह्यूमैनिटीज एक सब्जेक्ट है डाइवर्सिटी का। हुँ। इतने डाइवर्स आपको आइडियाज मिलेंगे, कभी कुछ एक ही चीज को देखने के आपको इतने सारे नजरिया नजरिया मतलब विजन्स, पर्सपेक्टिव देगी ह्यूमैनिटीज, विच इज नॉट पॉसिबल इन अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि उधर कन्वर्जेंट थिंकिंग लग रही होती है। हुँ। इधर बच्चे को सिखाया जाता है कि ही मस्ट हैव अ डाइवर्जिंग थॉट्स, एक ही चीज को करने के 5 तरीके। uh, आप चाहें तो इसको रियल लाइफ में भी, कई बच्चों को किसी अलग तरीके से याद होता है, कई को कुछ अलग तरीके से याद होता है। आप ट्राई करिए, याद भी कर रहे हैं तो कुछ को मैं विजुअलाइज करके याद करूंगा, कुछ को मैं डायग्राम से याद करूंगा, कुछ को रट्टा ही मारना पड़ता है, हुँ। वो कुछ नहीं कर सकते। यस। तो मेन थिंग इज डाइवर्सिटी। ह्यूमैनिटीज इतना डाइवर्स सब्जेक्ट है, एंड डाइवर्सिटी इज ब्यूटिफुल। बढ़िया लाइन है, यस, डाइवर्सिटी इज ब्यूटीफुल। आदि, आखिरी में 2 क्वेश्चन को मर्ज करके मेरा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछे, लेकिन बहुत सारी आपकी चीज़ें दिमाग में होंगी जो मैंने आपसे नहीं पूछी, जो भी आप सोच कर आए थे, तो वो भी आप शेयर करिए। और हम तो बोलते ही हैं, बट अगर आप बच्चों को बोल देंगे कि भाई टॉपर बनना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, तो और मोटिवेशन आता है। तो दोनों चीज़ों को मर्ज करके ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे। टॉपर बनना इतना कोई टफ नहीं, इफ यू मेंटेन हाँ। कंसिस्टेंसी यू विल बी एबल टू डू इट। आप बस प्रॉपर एक स्ट्रक्चर अगर फॉलो करें, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिन में, इफ यू आर टेकिंग आउट 3 आवर्स या 2 आवर्स, शुरू में तो 1 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप इन द लॉन्ग रन 2-3 महीने में इतना आगे हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा हुँ। आपके पीरियड से। एंड
आई वुड से कि आप स्कूल एक्टिविटीज में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इट इज बेटर, क्योंकि आपको उधर मतलब आप इंटरेक्ट करोगे दोस्तों से, यू विल गेन न्यू एक्सपीरियंसेस। आप कोई क्लब है तो उसके आप ट्राई करिए कि आप पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। स्कूल में कैप्टन्स, हेड बॉय, हेड गर्ल, इस एज में बहुत बेनिफिट देगा वो आपको इन द लॉन्ग रन। मी पर्सनली, मैं भी ह्यूमैनिटीज क्लब का प्रेसिडेंट था अपने स्कूल में। सो यस, इतना टेंशन लेने के बाद नहीं, इंजॉय करिए लाइफ को। इंजॉय करते करते अगर आप पढ़ेंगे तो दैट इज द मोस्ट इजी वे। थैंक यू सो मच आदि, इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, टाइम निकालने के लिए। डेफिनेटली आज के इस इंटरव्यू से हज़ारों ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को मदद मिलने वाली है। मैं अभी दावे के साथ बोल सकता हूँ अगले साल बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देने आएंगे और बोलेंगे कि हमने आदि भैया का इंटरव्यू देखा था और हमने खुद से प्रॉमिस किया था कि हम टॉप करेंगे। टाइम निकालने के लिए थैंक यू, इंटरव्यू देने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल्सो भैया एक चीज मेरे को बोलनी है कि मैं आज इधर बैठा हूँ, मेरा भी एक साल पहले आई वॉच द इंटरव्यू ऑफ किम भैया, किम चौधरी। हाँ जी। यस, तो उनका इंटरव्यू इतना इंस्पायरिंग लगा मेरे को, मैंने जब भी डिसाइड कर लिया था कि मेरे को भी आज आके इंटरव्यू देना है। अच्छा। किम चौधरी भैया बहुत इंस्पायरिंग, अगर आपको टाइम मिले प्लीज गो चेक आउट दैट इंटरव्यू, दैट इज सुपर वंडरफुल। वो नंबर 1 रैंक कर रहा है, लिटरली वो इंटरव्यू वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज में से है और डेफिनेटली मैं आपको किम से भी कनेक्ट करवाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच आदि इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू।